सीधा रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा का। इस घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम सब प्रयास तो करेंगे ही। हम ये मांग करते हैं इस घोटाले की पूरी जांच कराई जाए और जनता का जो पैसा लूटा गया है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की जाए, पूरे कानूनों का उपयोग किया जाए। दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ना हमारी प्राथमिकता है और इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ेंगे। केजरीवाल सरकार का ये अपराध माफ करने योग्य नहीं है और इस केजरीवाल सरकार को अपने किए कृत्यों की सजा मिलनी चाहिए। इस घोटाले को जनता के सामने लाकर दोषियों को सजा लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में भाग लेने के लिए जनाब अमानतुल्लाह खान, एक मिनट बैठिए। जनाब साहब बैठिए, मैं आप बैठिए तो सही, आप बैठिए साहब, बैठिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए जनाब अमानतुल्लाह खान साहब जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। वो भी अगर चर्चा में भाग लेना चाहे तो अपना नाम भेज सकते हैं। अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं, सुश्री शिखा राय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे बहुत ही एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिसने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था उस पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, सबसे प्रथम मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने दिल्ली को गर्त में डूबने से बचाया और दिल्ली को अब सुरक्षित हाथों में सौंपा है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की बातों को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा बल्कि चरितार्थ कर दिखाया जब मुख्यमंत्री के रूप में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की कमान सौंपी। पार्टी के भीतर तो हमें सम्मान मिलता ही था, लेकिन एक उच्च पद पर आसीन कर प्रत्येक महिला को गौरवान्वित किया है। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिन्होंने चुनाव से पहले जो वायदा किया था उसको पूरा किया और सबसे पहले ही कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान की योजना को दिल्ली में लागू किया। और सबसे पहले सदन के बिजनेस हाउस में उस रिपोर्ट को जनता के सामने पेश किया जिसको लेकर दिल्ली की जनता के मन में बहुत से प्रश्न थे और जो वायदा किया गया था कि पहली बिजनेस हाउस में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, वो वायदा भी पूरा किया गया। अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट उन बातों की भी पुष्टि करता है जो बातें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 3 वर्षों से कह रहा था। आप इस रिपोर्ट का फर्स्ट पेज देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, सत्य को जनता के सामने लाने के लिए मैं आपका, अपनी मुख्यमंत्री का और उनकी काउंसिल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सच को यहां उजागर करता है और जो हमने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली की जनता को सच बताने का साहस किया जाएगा, वो काम आज यहां हुआ है। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट में दिल दहलाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लिकर पॉलिसी के, लिकर ट्रेड के रिफॉर्म के नाम पर जो पॉलिसी लाई गई, वास्तव में वो एक भ्रष्ट और एक स्कैंडलस मूव थी जिसमें प्रॉफिट को महत्व दिया गया और लोक हित को बहुत पीछे छोड़ दिया गया।
अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते आज आपके सामने हर उस महिला का दर्द रखना चाहती हूं जिसने पिछले सालों इस पॉलिसी के तहत अपना घर, अपने रिश्ते, अपना परिवार भेंट चढ़ा दिया। इंटॉक्सिकेशन लीड्स टू मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक डिजेनरेशन, यह हम सब जानते हैं। इसीलिए जब ये पॉलिसी आई तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस, महिलाओं पर अत्याचार के केस, कर्ज में डूबा हुआ घर, ये हमें इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में मिला। इस लिकर पॉलिसी का अगर सबसे ज्यादा असर हुआ तो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन में हुआ, क्योंकि महामारी में, कोविड के उस समय में जब मोदी जी और अमित शाह जी इस बात पर लगे हुए थे कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन इजाद हो, कैसे टेम्परेरी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं कि लोगों को बेड्स प्रोवाइड हों, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मुखिया के नेतृत्व में शराब की वो नीति लेकर के आई जिसमें एक बोतल के साथ एक नहीं, कभी कभी दो भी फ्री देने की पॉलिसी थी। क्या ही अच्छा होता अगर उस समय जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी तो पानी की एक बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री मिलती, या दूध के एक पैकेट के साथ दूध का एक पैकेट फ्री दिया जाता इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस पॉलिसी के तहत शराब की बोतल के साथ चूंकि बोतल फ्री मिल रही थी तो इसलिए गरीब ने भी उस लालच में घर का सारा पैसा बर्बाद किया, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। इस पॉलिसी के तहत घर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पब्लिक स्पेस कोई भी हो, कहीं पर भी हर जगह ठेके खोलने की नीति बन गई थी। सेफ्टी, सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया था। पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीने जाने लगी थी, हैरेसमेंट के केस बढ़ने लगे थे। उस समय दिल्ली की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए, परिवारों ने अपनी बात को रखने की कोशिश की, आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन इस निकम्मी बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आम आदमी पार्टी का मुखिया केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, लेकिन मैं कहूंगी कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लाइसेंस देने में जो इरेगुलरिटीज हुई और कुछ सिलेक्टिव लोगों को फायदा देने के लिए जो इरेगुलरिटीज की गई, अध्यक्ष जी, वो एक तरफ। रेवेन्यू का जो लॉस स्टेट को भुगतना पड़ा, वो भी एक तरफ। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और इंसानी जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ इस नीति के कारण, उस पर मैं कुछ तथ्य इस रिपोर्ट से रखना चाहूंगी। हिंदी का जो ये हमारे सामने रिपोर्ट है, उसका पेज 61 है। एक जानकारी के लिए फैक्ट बताना चाहूंगी कि दिल्ली आबाकारी नियमावली 2010 के तहत पॉलिसी बनाई जाती है, नियम और शर्तें रखी जाती हैं। और चूंकि शराब एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है, तो एफएसएसआई ने इसको एक फूड आइटम की तरह लेकर इसके मानक स्थापित किए हैं, जिसमें ऐसे लेबोरेटरीज को तय किया जाता है जो एक्रेडिटेड होती हैं एफएसएसआई के द्वारा। उनको कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिसके तहत लाइसेंस मिलता है, और उसके बाद
उसकी बिक्री की कंटिन्यूटी होती है। 2010 नियमावली के 7 नियम में कहा गया है कि शराब का आयात भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान से अगर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे आबकारी आयुक्त द्वारा सरकार की पूर्व स्मृति से दिए गए आदेश में आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हो, या यदि ऐसा आदेश नहीं दिया जाता तो फिर BIS भारत मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित जो मानक हैं उन पर वो खरा